नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ खास टॉपिक आपके पास नहीं लाया हूं, लेकिन एक जनरल डिस्कशन मैं आपसे करना चाह रहा था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये डिस्कशन ज़्यादातर उस डायरेक्शन में रहेगा, उन लोगों के लिए रहेगा जिन लोगों ने पटवार का एग्ज़ाम दिया है और अब वो ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में बैठने जा रहे हैं, जिनका अगर या तो पटवार में बिल्कुल बॉर्डर पर है स्कोर, या फिर बहुत कम रह गया है, तैयारी अच्छी करी थी फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, या फिर कुछ भी वजह हो सकती है। अब उनका जो ऐसा लग रहा है उनको कि अब हमारा पटवार में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, अब हम ग्राम सेवक की तैयारी करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो, ये जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमसे 100% मार्क्स नहीं मांगता है। बिल्कुल, कोई भी एक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, जनरली हमारे जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो किसी भी हालत में 100% स्कोर जो है हमसे नहीं मांगते हैं। आपको पता है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम्स करवाता है, उसमें अगर आपका स्कोर 70% से ऊपर है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप जो है इजीली एक सेफ़ जोन में पहुंच जाते हो और आपका स्कोर जो है बिल्कुल एक सेफ़ जोन में पहुंच जाता है और संभावनाएँ बिल्कुल हो जाती है आपके सिलेक्शन की, और जो 99% आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम 30% जो चीज़ें हैं, अगर उनको 30% जो पेपर हमारा है, अगर उसको अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं, अगर वो काट पीट करके हमारा बाहर भी हो जाता है, तब भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा 70% जो पेपर है वो भी सही हो जाता है, तब भी हमारा सिलेक्शन की जो संभावना है बिल्कुल बढ़ जाती है। तो लेकिन मैं ऐसी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, है ना? ये क्या ज़रूरी है इन बातों को करने का? देखो, सबसे पहले जो लोग भी अभी पटवार का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, उन्होंने सबसे पहले मार्क्स जोड़े हैं किसी के भी आंसर की देख करके कि हमारा मार्क्स जो है 200 नंबर बन रहा है या 195 बन रहा है, 190 बन रहा है, तो ठीक है, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उन्होंने देख लिया और हम जो है ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया है कि अपना स्कोर जो 190 था उसको रख दिया साइड में। अब जो ग्राम सेवक का सिलेबस उसको देखा, ठीक है ये चीज़ें आ रही है, और ग्राम सेवक की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारियाँ करना स्टार्ट कर दी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये एक अच्छी रणनीति है। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए कि देखो, ग्राम विकास अधिकारी का भी पेपर वही बोर्ड करवाने वाला है जिसने पटवार का एग्ज़ाम करवाया है। तो सबसे पहले अगर आपका स्कोर चाहे पटवार में 160 बन रहा हो, चाहे आपका 150 नंबर स्कोर बन रहा हो, चाहे 200 नंबर स्कोर बन रहा हो, चाहे आपका 230 ही नंबर स्कोर क्यों ना बन रहा हो, हमने जो सबसे पहले काम करना चाहिए पेपर को ला करके कि यार अगर मेरा 190 स्कोर बन रहा है तो इसमें से जो पेपर है 150 क्वेश्चन आए हैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस हमें करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है 99% लोगों ने अपना स्कोर देख करके छोड़ दिया है और ये सारी चीज़ें एनालिसिस नहीं करी। इससे होता क्या है कि आप बिल्कुल देखो, आपका एक्चुअल जो आपका लेवल है वो आपको पता चलता है। इससे क्या होगा, देखो एक चीज़ और पता लगती है। सबसे पहले तो आपने ये तो करना ही है कि कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग पर आपको ध्यान देना है या नहीं देना है। कितने गलत हुए हैं, आपने 30 तुक्के लगाए थे, मतलब जनरली होता ही है जब हम पेपर अटेम्प्ट करने का क्या तरीका रहता है। देखो, जनरली हम क्या पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मैं अपना एक वो तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं वही क्वेश्चंस करता हूँ जो मुझे 100% आ रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपने 150 में से 100 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करे हैं, तो यहाँ से आगे जो भी रहेंगे वो ऑलमोस्ट तुक्के ही काउंट माने जाएंगे, तुक्के ही माने जाएंगे। तो 100 से 130 तक अगर आपने अटेम्प्ट लेकर के गए हो, तो 30 क्वेश्चन जो है आपके, हम उनको तुक्के कह सकते हैं या फिर गैस क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आपने उनको गैस करके लगाया है। ठीक है, तो उनमें से कितने सही हुए, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और जो चीज़ देखना है वो सबसे ज़्यादा ये कि जिस तरीके से आपने तैयारी करी थी, जिस डायरेक्शन में जाकर के आपने तैयारी करी थी, क्या उसी डायरेक्शन में हमें पेपर मिला था। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जिस तरीके से आपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करी थी, क्या सेम उसी डायरेक्शन में जिस तरीके का आपने इनपुट दिया था, उस तरीके का आउटपुट, यानी कि उस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिले थे कि नहीं मिले थे। कई बार होता है कि हमने तैयारी बहुत ज़्यादा डीप में कर दी थी, उधर क्वेश्चंस बहुत ईजी पड़ गए थे, है ना। हमने तैयारी जो है बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज़ों की कर डाली कि देखो, हर टॉपिक में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक पोर्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक टॉपिक है तो वो पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ पोर्शंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं मैथ्स का, परसेंटेज में कितने ही क्वेश्चंस आप बना सकते हो, कितने ही
क्वेश्चंस आप n नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप बना सकते हो, लेकिन n नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की जो वेराइटीज़ है, उनके तरीके हैं, टाइप्स हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। एग्ज़ाम में पूछे जाने का एक क्राइटेरिया है, एक दायरा है कि परसेंटेज से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो इस तरीके के बने हुए आएंगे, है ना, इस टाइप से आएंगे, तो एक दायरा होता है। तो क्या आपने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है कि जिस तरीके से आपने तैयारी करी थी, जिस डायरेक्शन में आपने तैयारी करी थी, उस डायरेक्शन में क्वेश्चंस आपको मिले कि नहीं मिले। समझ रहे होंगे आई होप, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपको ये पता चलेगा कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में तैयारी करी और इस डायरेक्शन में तैयारी करने से, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने से, या फिर इस टाइप्स के टॉपिक्स को करने से अगर मुझे उतना आउटपुट नहीं मिला है, तो ग्राम सेवक में उस रणनीति को चेंज करना होगा। क्योंकि देखो, बोर्ड वही है, उसकी मेंटालिटी, उसकी रणनीति सेम रहती है लगभग, ठीक है। बोर्ड की पेपर बनाने की, अधीनस्थ बोर्ड के सारे पेपर लगभग आपको एक जैसे दिखेंगे, है ना, और जो RPSC उसके सारे पेपर्स आपको एक जैसे दिखेंगे, है ना। तो उनकी रणनीति जो होती है बिल्कुल सेम होती है। हर पेपर में आपको जो उनका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको आइडिया लग जाता है। तो ये आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमने तैयारी करी है, उस तरीके से हमने पेपर मिल रहा है या कुछ अलग चीज़ मिल रही है। हमने प्रॉफिट लॉस के इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस कर डाले, वहाँ पर कुछ और टाइप आया, है ना। तो हमने रिलेवेंट तैयारी करी थी कि नहीं करी थी। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते हुए जा रहे हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई रिलेवेंसी नहीं है ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आपने यही देखना है कि अगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आए हैं, तो आपकी तैयारी में से उसमें कितने क्वेश्चन हैं। क्या 10 के 10 आपने पढ़े थे, 10 के 10 आपकी तैयारी से आए हैं, या आपकी तैयारी से 5 ही क्वेश्चन आए हैं। आपने क्या ऐसी चीज़ें थी जिन पर अगर आप जोर नहीं भी देते, जिन चीज़ों को आप नहीं भी पढ़ते, तब भी वहाँ से कोई इतना नुकसान होने वाला नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे टॉपिक्स में रह जाते हैं जहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिलता है, और वो टॉपिक्स आउटपुट देने के लिए होते भी नहीं हैं, है ना। लगते अच्छे हैं, बड़े होते हैं कई बार भी। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हालांकि हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक चीज़ आप समझ करके चलिए, जैसे पिछले पेपर के बेसिस पर ही हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। पिछले एग्ज़ाम में जो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस, उसमें 4-5 क्वेश्चंस मैक्सिमम है ना, 120 में से ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में। अगर आप अभी जाकर के जो है बहुत सारा टाइम इसको दोगे इंडियन हिस्ट्री को, तो यहाँ से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको आउटपुट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस हैं और चीज़ें इतनी हैं, आपको मतलब इतना सारा हिस्ट्री पढ़ने के बाद में भी आपको छोटा सा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रणनीति हमने सही तरीके से लेकर के चलनी चाहिए। और ये एनालिसिस अगर आप कर लोगे ना ढंग से, कि यार मैंने जिस तरीके से तैयारी करी थी उस तरीके से पेपर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, उस तरीके से पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। अगर आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर नहीं है, तो आपने चेंज करना रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी को। आपने कुछ क्या ऐसी चीज़ें थी जिन पर ध्यान देना चाहिए था, बट वो नहीं दे पाए। और ये जनरली होता है जब हम किसी बोर्ड का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। आप में से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने पटवार का एग्ज़ाम पहली बार दिया है, या राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार दिया है। तो इसमें हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमको बोर्ड की मेंटालिटी नहीं पता होता, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो इतना एनालिसिस नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, अब कई लोगों को लगता है कि एनालिसिस करने का मतलब है कि हमने जो जैसे प्रीवियस ईयर का कोई एग्ज़ाम हुआ है, तो किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो पटवारी का ही ना हो या फिर ग्राम सेवक का ही ना हुआ हो, तो क्या लगता है कि 100 क्वेश्चन आए तो इन 100 क्वेश्चंस को रट लो। नहीं यार, ये 100 क्वेश्चंस रटने की बात नहीं की जा रही है। बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर यहाँ पर मेवाड़ वंश से जो सवाल बने हैं वो किस तरीके के बने हैं, जो बोर्ड है वो किस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करता है। अगर मेवाड़ वंश से सवाल बनाता है तो किस तरीके के सवाल बनाता है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 रट लो, ठीक है हमने कर लिया एनालिसिस। तो ये एक सही रणनीति मुझे नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक बार एनालिसिस कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने में। अभी क्या है कि 99% लोग जो है अपने इस एनालिसिस को किए बिना ही ग्राम विकास अधिकारी का तैयारी करने लग गए। तो अब आपको ये भी नहीं पता कि आपने एनालिसिस नहीं किया, तो कि आपके पटवार में अरे किस चीज़ में से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा गलत हुए। आप थोड़ा सा एनालिसिस करने बैठोगे तभी ना आपको पता चलेगा कि यार हिस्ट्री से ज़्यादा गलत हुए हैं, कि इंग्लिश से ज़्यादा गलत हुए हैं, हिंदी से ज़्यादा गलत हुए हैं,
आपने ये तो देख लिया कि टोटल कितने सही हैं, टोटल कितने गलत हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट वाइज भी तो देखना चाहिए कि मैंने राजस्थान कल्चर तो इतना पढ़ा, लेकिन मेरे राजस्थान कल्चर से जो 10 क्वेश्चन आए थे उसमें से 5 ही सही हैं, है ना। तो यहाँ से आउटपुट अच्छा नहीं मिला। अगर आपने हिंदी बहुत कम पढ़ी लेकिन फिर भी वहाँ से 11 में से आप 8-9 सवाल कर ले गए, तो ये अच्छा आउटपुट देने वाला सब्जेक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप एक बार एनालिसिस कर लोगे। जैसे मैं इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप ज़्यादा इनपुट नहीं दोगे फिर भी ये अच्छा आउटपुट देते हैं, ठीक है। इनमें इतना ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने 1 घंटा इसको पढ़ा है, 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ा है, 1 घंटे मैथ्स के सवाल करे हैं, तो ये मान करके चलिए कि 1 घंटे में से एक सवाल आपने 100% तय कर लिया कि एग्ज़ाम में आएगा, और आप परसेंटेज अगर आपने 1 घंटे करी है तो परसेंटेज से जो भी सवाल आएगा आप उसको कर लेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आपने समझने की कोशिश करनी है। इनपुट आउटपुट थ्योरी पर थोड़ा सा आप फोकस करने की कोशिश करिए कि यार हम किस चीज़ पर, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा आउटपुट हमें मिल सकता है। अब इससे क्या होगा, जैसे आपने ये देख लिया कि यार मैंने राजस्थान हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल गलत करें, या राजस्थान कल्चर से ज़्यादा सवाल गलत करें, या मैंने पॉलिटी से ज़्यादा सवाल करें, तो वही चीज़ आपको अब ग्राम विकास अधिकारी में पढ़नी रहेगी। ये नहीं कि यार हमारा तो 190 नंबर बना है तो हमें तो कुछ नहीं आता। अरे 190 नंबर लाए हो सर, आपको बहुत कुछ आता है ना। आपके 10-15 नंबर ही अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको उतना ही नहीं आता उन 10-15 नंबर के बराबर, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ आता है। तो ये बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमने कुछ नहीं आता। तो आपने सबसे पहले यही करना है कि यार जिन चीज़ों का, जिन टॉपिक्स का, जिन सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा सवाल गलत हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर के बैठना है, और उनकी ही रणनीति जो है आगे ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करनी है। इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी रहेगी। कई बार क्या होता है कि ठीक है चलो हमारा इधर कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर में आप पटवारी में आराम से 15 क्वेश्चन में से 13 अटैम्प्ट करे थे, आप 12 सही करके आए हो, 12-13 से सवाल सही करके आए, फिर से आप इधर उसी को टाइम दिए जा रहे हो। बिल्कुल टाइम देना है, बिल्कुल टाइम देना है। 12-13 इधर आपको 100% कंप्यूटर में क्वेश्चंस करने हैं, बट आप ये देख करके चलिए कि ज़्यादा कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हैं। जिन सब्जेक्ट में आपने पटवारी में अच्छा किया है वो तो करने ही है, उनको आप जल्दी रिवाइज़ कर लोगे। देखो वहाँ आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ अगर आप पटवार के एग्ज़ाम में अच्छा करके आए हो, इट मीन्स आपने ऑलरेडी उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को बहुत टाइम दिया है, तो वो अब आपसे रिवीजन में इतना टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम टाइम लेंगे, है ना। तो बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो ऐसी जगह पर दीजिए जहाँ पर अच्छा आउटपुट आ सकता है और इनपुट थोड़ा कम देना पड़े, क्योंकि टाइम इतना है नहीं अब आपके पास कि आप एक सब्जेक्ट को लेके बैठो, उसको 1 महीने तक चलाओ या 25 दिन तक चलाओ, इतना टाइम तो आपके पास है नहीं। एक ऐसी ही रणनीति, ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर के आपको चलनी पड़ेगी कि 1 महीने में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए और जो अच्छा स्कोर हो जाए। तो ये तभी हो सकता है कि आप पटवार का पेपर लेकर के बैठिए 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को देखिए कि यार अगर ये सवाल गलत हुआ है तो ये सवाल सच में मुझे नहीं आता था, या कन्फ्यूज़न में गलत हुआ है, या 50-50 2 ऑप्शन में मैंने गलत किया है, या इसको OMR में भरने में मैंने गलत किया है, या इस सवाल को मैं देख ही पहली बार रहा हूँ। अगर आप हर क्वेश्चन के लिए आप इस तरीके से एनालिसिस कर लोगे तो आपको फिर ग्राम सेवक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यार मैंने जो 150 क्वेश्चन थे उसमें से 70 क्वेश्चन मेरे को सटीक आते थे, मैंने 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाया था जिसमें से 15 सही हुए हैं, 5 गलत हुए हैं, बाकी मैंने ऐसे ही लगाए थे तो सारे गलत हो गए। तो अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो करेगा ही, है ना। और ये करने से हमारा जो लेवल है वो हमें पता चलता है। कई बार क्या होता है कि 190 नंबर आ गए, पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस तुक्के में ऐसे ही सही हो गए, और एक्चुअल में तो हमारा मार्क्स जो बनना चाहिए था वो 140 बनना चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि यार हमारा लेवल तो नहीं था, लेकिन ठीक है, पेपर के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर किस्मत चमक गई और हमने गोले भर दिए, तुक्के में सही हो गया। तो एक्चुअल में हमारा मार्क्स 190 नहीं है, वो है ना 140 नंबर जो है हमारा एक्चुअल मार्क्स है। तो एनालिसिस करने से आपको ये पता चलेगा कि अब कितनी तैयारी और करनी है ना। ठीक है, अब इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।